ओके, तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? एक ऐसा इनविजिबल इमेजिनरी फील्ड है जिसको अपन कोई चार्ज का एक ऐसा इफेक्ट को इंडिकेट करने के लिए, जैसे चार्ज कोई है, मैंने बताया आपको, कोई कैपिटल क्यू चार्ज है, उसके पास में जैसे स्मॉल क्यू चार्ज लेके आए, तो स्मॉल क्यू चार्ज को तुरंत फोर्स का एक्सपीरियंस हुआ। तो तुरंत फोर्स का एक्सपीरियंस हुआ यानी कि उस कैपिटल क्यू की वजह से ऑलरेडी कुछ ना कुछ वहाँ पे इफेक्ट मौजूद था। उस इफेक्ट को ही क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। मतलब जो कोई भी पॉइंट चार्ज है या फिर कोई भी चार्ज बॉडी है, वो अपने आसपास एक ऐसा फील्ड क्रिएट करती है जिस फील्ड में कोई भी दूसरा चार्ज आए तो उसको फोर्स एक्सपीरियंस होता ही होता है। ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? जो टेस्ट चार्ज होगा हमारा क्यू नॉट, कोई उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा, उस फोर्स में क्यू नॉट क्या डिवाइड करते हैं, एफ अपॉन क्यू नॉट बराबर क्या आ जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आता है। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया? के कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर आया। आया। तो ये फॉर्मूला एक तो ध्यान रखना है, के कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पे जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज देते हैं वो पॉजिटिव लिया जाता है। फिर हमने बात की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ईएफएल शॉर्ट में बोलते हैं उनको। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हम इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करें इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, तो ऐसी इमेजिनरी लाइंस क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाती है। फिर हमने पॉजिटिव चार्ज की वजह से, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखनी है, कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हो, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लाइंस क्या होती है? रेडियली आउटवर्ड होती है। और नेगेटिव चार्ज से के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? रेडियली इनवर्ड होती है। तो रेडियली आउटवर्ड और इनवर्ड होती है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए। कुछ प्रॉपर्टीज ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ईएफएल्स इनको शॉर्ट में अपन कह सकते हैं। सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहली प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है, नेगेटिव चार्ज के अंदर जाती है। एएफएल्स इमर्ज आउट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंटर्स इनटू नेगेटिव चार्ज, या फिर पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, नेगेटिव चार्ज पे एंड होती है। पहला प्रॉपर्टी है कि ईएफएल्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पे एंड होती है। उसको इससे डायग्राम से भी दिखा सकते हैं कि ये मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज है ऐसे, इस तरह का। इस पॉजिटिव चार्ज से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलती है और नेगेटिव चार्ज पे ये एंटर हो जाती है। पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज पे एंड होती है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके। दूसरा है कि अगर कोई चार्ज फ्री रीजन है, दूसरा पॉइंट है कि अगर कोई चार्ज फ्री रीजन है जहां पे कोई चार्ज नहीं है, वहां पे जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो कंटिन्यूअस होगी। कंटिन्यूअस यानी कि उनके बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा। ऐसे टूटेगी नहीं कि भाई यहाँ तक आ गई फिर यहाँ पे टूट के यहाँ पे, ऐसे ऐसे नहीं। चार्ज फ्री रीजन होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि चार्ज फ्री रीजन होगा तभी ऐसा होगा। जैसे मान लो यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? उसकी तरफ तो आएगी और इससे ऐसे बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पे कोई ब्रेकअप सा ऐसा हमें एक्सपीरियंस हो सकता है, मान लो कोई डायपोल वगैरह हो तो, है ना। तो कोई चार्ज फ्री रीजन अगर है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगी हमेशा क्या होगी? कंटिन्यूअस होगी। तो इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी नहीं पाई जाएगी जिनमें कोई ब्रेक आता हो, है ना। तो दूसरी प्रॉपर्टी है इन चार्ज फ्री रीजन, इन चार्ज फ्री रीजन, चार्ज फ्री रीजन EFLs are continuous, EFLs are continuous without any break.
बिना किसी ब्रेक के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, कंटिन्यूस होती है चार्ज फ्री रीजन में, कोई चार्ज नहीं होना चाहिए बीच में। समझ आई बात? इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, कंटिन्यूस होती है, नो ब्रेक एट ऑल। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में कभी भी क्रॉस नहीं करेगी। उससे पहले एक बात ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो कर्व होता है उसके किसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट क्या करेगा, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह का है, ऐसे कोई कर्व है, तो इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो इस पॉइंट पे हमें क्या मिल जाती है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी। तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट है टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन gives direction of electric field at that point। उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है ना। जैसे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, टेंजेंट इधर जा रहा है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ होगा। समझ आई बात? ये तीसरा प्रॉपर्टी। चौथा प्रॉपर्टी देखो क्या है इसका। चौथा प्रॉपर्टी है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में कभी भी क्रॉस नहीं करती है। जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है और दूसरी ऐसे जा रही है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, क्योंकि क्रॉस अगर करती तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलती कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये वाली बोलती इधर है। दोनों पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना, उस क्रॉसिंग वाले पॉइंट पे जहां पे क्रॉस कर रही है उस पॉइंट पे क्या करोगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अकॉर्डिंग तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है। तो दोनों क्या बताएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की अलग अलग डायरेक्शन बताएंगे। एक पॉइंट पे एक वेक्टर की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि वेक्टर का मतलब ही है जिसकी यूनिक डायरेक्शन हो। एक वेक्टर एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इधर ऐसा थोड़ा हो सकता है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती। टू EFLs नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। टू EFLs नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक है। और चौथा, पांचवा जो प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती। क्या नहीं फॉर्म करती? क्लोज लूप। क्लोज लूप फॉर्म करने का नहीं करने का क्या मतलब है कि जहां से स्टार्ट हो रही वहां पे आके खत्म होने वाला, ऐसा कोई इसका प्रिंसिपल नहीं होता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप। EFL नेवर फॉर्म क्लोज लूप। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं करती? क्योंकि क्लोज लूप बनाना है तो पॉजिटिव चार्ज पे निकली है तो वापस पॉजिटिव चार्ज पे ही एंड होना पड़ता है ना। जैसे पॉजिटिव चार्ज पे हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज होती है, स्टार्ट होती है, तो उसको वापस कहाँ पे आना पड़ता, पॉजिटिव चार्ज पे ही आना पड़ता। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, पॉजिटिव चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी नहीं एंटर होती, नहीं घुसती। तो इसलिए ये कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती। आगे जब अपन मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पे अपन पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, क्लोज लूप फॉर्म करती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती कभी भी, ये बात ध्यान रखें। तो ये पांचों जो प्रॉपर्टीज है आपके बोर्ड एग्जाम, आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। बोर्ड में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि राइट ऑल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो आपको ये 5 प्रॉपर्टीज अपनी कॉपी में लिखोगे तो आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो बोर्ड के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। तो ये 5 पॉइंट ध्यान से नोट कर लीजिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड। नेक्स्ट थिंग इज इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मेजर कैसे किया जाए।
अब मेजर करने के दुनिया में फिजिकल प्रॉपर्टी जितनी भी अपन मेजर करते हैं उसके दो रास्ते होते हैं। एक तो होता है क्वालिटेटिवली और एक होता है क्वांटिटेटिवली। क्वांटिटी और क्वालिटी का क्या मतलब है? क्वांटिटी तो हो गया एग्जैक्ट नंबर, 500, 1000 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, 10,000 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, 12,000 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और क्वालिटेटिवली मतलब हो गया कि कम है या ज़्यादा है, कोई वैल्यू अपने को ऐसे पता चल जाए जिससे अपन कंपैरिजन कर सकें। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी किसी एरिया से गुजर रही है ना, अपन एक टर्म डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि कोई भी अगर एरिया हो, उस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। जैसे ये एक एरिया है ना, इस एरिया से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, इसके आर पार जा रही है। उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है, परंतु इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या को कैलकुलेट करना इज नॉट पॉसिबल, है ना, कि 1000, 2000, 10,000। लेकिन हम ज़्यादा है या कम है उसको क्वालिटेटिवली एक फॉर्मूला डिफाइन करेंगे, उस फॉर्मूले के माध्यम से हम क्वालिटेटिवली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या को मेजर कर सकते हैं कि वो ज़्यादा है या कम है, जिसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी अपन पढ़ते हैं वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसका सिंबल होता है फाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होते हैं कि किसी एरिया से गुजरने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्वालिटेटिवली मेजरमेंट क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। कि किसी एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है ना। तो ये क्या होता है? क्वालिटेटिवली क्वालिटेटिव मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing from any surface area from any area is called electric flux, is called electric flux। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन है। क्वालिटेटिव मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग फ्रॉम एनी एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी भी एरिया से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या, उसको क्वालिटेटिवली मेजर करना, क्योंकि क्वांटिटेटिवली मेजर करना इज नॉट पॉसिबल। कि एक एक लाइन को ऐसे, ये रही एक लाइन, ये रही दो लाइन, कोई किसी व्यक्ति को बैठा दे ऐसे काउंट करता है ना, ऐसे धागे काउंट कर रहा हो, तो वैसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि दिखाई नहीं देती, इनविजिबल होती है। ये तो एक हाइपोथेटिकल आइडिया है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करने का। एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, आज तक अपन को ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूवन ऐसा नहीं है। पर फिर भी अपन को आगे अगर इनको समझना है, इसके बिहेवियर को समझना है, तो कुछ एक नई फिजिकल प्रॉपर्टी और चाहिए। उसमें से जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो क्वालिटेटिव मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग फ्रॉम एनी एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखो यहाँ पे जो एरिया है, एरिया आप लोगों को पता है क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ होता है एरिया। किसी रेक्टेंगल का अगर देखना है तो जनरल फॉर्मूला लेंथ इंटू विड्थ ही चलता है। कोई डिस्क हो, सर्कुलर डिस्क, तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो एरिया के बारे में आप जानते हैं पहले से, बहुत सारे सरफेसेस का, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का एरिया आपको कैलकुलेट करना आता है। पर यहाँ पे अपन एक नया एरिया का टर्मिनोलॉजी डिफाइन करेंगे जिसको बोलते हैं एरिया वेक्टर। ये यहाँ पर डिफाइन करना जरूरी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले। तो अपन यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करते हैं एरिया वेक्टर। इसको समझिए ध्यान से, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर देखो क्या होता है, कोई भी सरफेस जो है, मान लो ये कोई प्लेन लिया मैंने, ये कोई डिस्क है या फिर कोई ऐसा टुकड़ा लिया सरफेस का। अब इसका एरिया इस तरह से दिखा सकते हैं कि ये जो पूरा सरफेस है, इस सरफेस का कितना फैलाव है, वो फैलाव जो होता है वो क्या ही होता है, वही एरिया होता है। अब इस सरफेस के फैलाव को कैसे निकालते हैं? बहुत सारे अलग अलग मेथड है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू वगैरह, वो सारा जो आपको एरिया का मैग्नीट्यूड देता है। लेकिन एरिया को एज ए वेक्टर क्वांटिटी हमें एक्सप्रेस करना, तो एक तो ये है कि भाई ये एरिया है तो इसी को ही एरिया की डायरेक्शन दे दें। जैसे ये एक रजिस्टर है,
इसका लेंथ और विड्थ का मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा रीजन का क्या आ गया, एरिया आ गया अपने पास। अब इस प्लेन में ही अगर मैं एरो दिखा के इसको डायरेक्शन भी देना चाहूँ, मैग्नीट्यूड तो आ गया, लेंथ टू विड्थ, भाई वेक्टर क्वांटिटीज होती है उसमें क्या होता है, एक तो मैग्नीट्यूड होता है और एक उसका डायरेक्शन होता है। अब इस प्लेन को ही अगर मैं क्या देना चाहूँ, डायरेक्शन देना चाहूँ, तो यहाँ पे एरो रखूँ, यहाँ पे रखूँ, यहाँ पे रखूँ, कन्फ्यूजन हो जाएगा ना, होएगा नहीं होएगा? भाई इधर रख सकते हैं, इधर रख सकते हैं, तो कोई यूनिक डायरेक्शन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। तो अब उसको डायरेक्शन देने के लिए क्या किया जाता है, हम मैग्नीट्यूड तो ये ले लिया इस पूरे सरफेस का, लेंथ इंटू विड्थ करके, लेकिन डायरेक्शन कैसे देते हैं, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, क्योंकि ये बड़ी यूनिक डायरेक्शन है। ये प्लेन हो गया और ये इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये यूनिक डायरेक्शन हो गई ना। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, जो मैग्नीट्यूड है वो तो लेंथ एंड विड्थ से आया, लेकिन उस एरिया का जो प्लेन है उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, उसको क्या दिया जाता है, एरिया वेक्टर को डायरेक्शन दी जाती है। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर विच हैव मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया बट डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ दैट एरिया, है ना। डायरेक्शन इज गिवन बाय प्लेन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ दैट एरिया। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, ये एरिया तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगी, है ना। हैविंग मैग्नीट्यूड एज एरिया, हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया बट डायरेक्शन perpendicular to plane of area, plane of area is called area vector। बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने के हिसाब से भी, और आगे जब अपन मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ते हैं तो वहां पे भी बहुत ज्यादा काम आता है। तो एरिया वेक्टर क्या है, हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया बट डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ एरिया इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। ठीक है। अब देखो एक अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अब डिफाइन करना है, तो मैथमेटिकल फॉर्मूला लेते हैं, फॉर्मूला टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई, उसे कैलकुलेट करने का मैथमेटिकल फॉर्मूला देखते हैं, मैथमेटिकली इसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है। अब देखो मैथमेटिकली कैलकुलेट करने के लिए मान लो मैं कोई एरिया लेता हूं, इस एरिया का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन तो इधर हो गया, हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इस तरफ है, मान लो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरह से क्रॉस कर रही है और यहां से निकल रही है। ये क्या है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये है एरिया वेक्टर इसका। ठीक है। मान लीजिए ये एंगल अगर थीटा है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं थीटा को 0 डिग्री करूं, देखो ऐसे 0 डिग्री केस में क्या होगा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में जाएंगे ना। उस समय आप देखिए फ्लक्स क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे, मैक्सिमम रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही होगी। लेकिन जैसे ही मैं थीटा को 90 करता हूँ, थीटा 90 होने का मतलब क्या, एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, उस समय कोई भी लाइन इस प्लेन को क्रॉस नहीं कर रही होगी। यानी कि हम जो फ्लक्स कोई डिफाइन करना चाहते हैं फाई, एक तो जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा फ्लक्स होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। भाई जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेवलप होगा। जितना बड़ा एरिया होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जितना, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, जितना बड़ा एरिया उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जितना बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना बड़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फाइज होगा ई और ए दोनों के तो प्रोपोर्शनल में होगा, होगा या नहीं होगा। और एक और चीज, एंगल अगर 0 है तब तो मिल रहा है मैक्सिमम, और एंगल अगर 90 डिग्री है तब मिल रहा है 0 यानी कि मिनिमम। ऐसा किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बिहेवियर होता है, 0 पे तो 1 देता है और 90 पे 0 देता है, कौन देता है, साइन देता है, कॉस देता है ना। कॉस 0 की वैल्यू तो 1 होती है और 90 की वैल्यू 0। यहाँ पे भी आप देखो फ्लक्स
जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो फ्लक्स जीरो हो रहा है, और जीरो पे मैक्सिमम दे रहा है, तो फ्लक्स जो होगा वो ई ए होगा, और साथ में अपन को क्या लेना पड़ेगा, कॉस थीटा लेना पड़ेगा। तो फ्लक्स को डिफाइन कर देते हैं फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई है और साथ में कॉस थीटा है। तो कॉस थीटा तो कौन से प्रोडक्ट में आता है वेक्टर के, वेक्टर दो प्रोडक्ट होते हैं वेक्टर के, एक तो होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी जिसमें आता है ए बी कॉस थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट में होता है ए क्रॉस बी जिसमें आता है ए बी साइन थीटा, है ना। तो ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया, डॉट प्रोडक्ट हो गया। तो यहाँ पे फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा ई डॉट ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से हमको क्या मिलता है, फ्लक्स मिलता है। समझ में आई बात। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड एरिया वेक्टर गिव्स फ्लक्स। क्लियर। और अगर थीटा जीरो है तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी ई और ए के बराबर, ई टाइम्स ए के बराबर। और थीटा अगर 90 डिग्री है तो फ्लक्स की वैल्यू मिनिमम होगी, जो कि कितनी हो जाएगी, जीरो भी हो जाएगी। ठीक है। तो फ्लक्स थीटा जीरो और थीटा 90 पे मैक्सिमम और मिनिमम मिलेगा, तो फाई बराबर क्या हो गया, ई डॉट ए हो गया। यहाँ पे ई डॉट ए हुआ है, अगर मान लो बॉडी का छोटा सा एरिया लेते हैं अपन, कभी कभी क्या होता है कि अपन बॉडी जो है वो अपनी शेप को बार बार चेंज कर रही है ना। अगर मान लो कोई प्लेन सरफेस ना हो के थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो, जैसे स्फेयर हो या फिर रेक्टेंगल स्फेयर हो या फिर सिलेंडर हो या फिर कोई कर्व्ड सरफेस हो, तो वहां पे एरिया यूनिफॉर्म नहीं होता। तो उस केस में क्या करते हैं अपन, छोटे छोटे टुकड़े ले लेते हैं एरिया के। मान लो यहाँ से छोटा टुकड़ा लिया तो उसका एरिया वेक्टर कितना हो गया, कोई डी हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे उस पॉइंट पे ई है। तो अगर मान लो कोई कंटिन्यूस एरिया है, और कंटिन्यूस एरिया एरिया उस समय छोटा सा फ्लक्स डी फाई तो हो जाएगा ई डॉट डी ए। छोटा सा फ्लक्स डी फाई क्या हो जाएगा, ई डॉट छोटा सा एरिया डी ए। और पूरा फ्लक्स अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो वो क्या आ जाता है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए आ जाएगा। तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का जब एरिया वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हुए जब इंटीग्रेशन करोगे पूरी सरफेस पे, तब क्या आएगा, टोटल फ्लक्स आएगा। समझ में आई बात। ये किसके लिए है, अगर मान लो एरिया कंटिन्यूस नहीं है, एरिया वेरिएबल है, तो उस केस में फ्लक्स की जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, इंटीग्रेशन से आएगी, फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डी। दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनका यूज करते हुए अपन आगे काफी सारे डेरिवेशंस और क्वेश्चंस करते हैं। समझ में आया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, qualitative measurement of how many electric field lines are passing from any area, that is electric flux। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा या फिर ई डॉट ए। एरिया वेक्टर समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा किधर होती है, प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के डॉट प्रोडक्ट से क्या आता है, फ्लक्स आता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है। समझ में आई बात, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अगर अपन यूनिट देखें, यूनिट और डायमेंशन भी चेक कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या होती है। तो फाई बराबर है ई ए कॉस थीटा, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है, क्योंकि फोर्स अपॉन चार्ज होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स का तो हो गया न्यूटन और चार्ज का हो गया कुलाम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कुलाम, इलेक्ट्रिक फील्ड का। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका कोई यूनिट नहीं होता, यूनिट लेस होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। तो यहाँ पे फ्लक्स का देखो यूनिट आ जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में गुलाम, ये यूनिट आ जाएगा। या फिर न्यूटन को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, न्यूटन क्या होता है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो क्या हो जाएगा, के जी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन गुलाम। ठीक है,
तो यहाँ से क्या यूनिट आ जाएगा फाइनली, ये आ जाएगा केजी मीटर क्यूब अपॉन सेकेंड स्क्वायर इंटू कूलम, ये यूनिट हो जाएगा। पर अपन को यही ध्यान रखना है, ये वाला ये इंपॉर्टेंट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू कूलम। ठीक है, ये हो गया इसका यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट है एक छोटा सा सवाल जिससे आपको ध्यान रहे कि एंगल का यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, एंगल के बारे में उसको मिस आउट मत करना। सिंपल सा एक सवाल है कि जैसे एक डिस्क है जिसकी रेडियस है r बराबर 2 मीटर, इसकी रेडियस क्या है, r बराबर 2 मीटर है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर की तरफ जिसका मैग्नीट्यूड है 4 न्यूटन पर कूलम का, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लग रहा है। और ये जो डिस्क है, इस डिस्क के साथ ये एंगल है 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री। तो बताओ टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, कैलकुलेट टोटल फ्लक्स, कितना इस डिस्क से जो फ्लक्स पास हो रहे हैं उनकी वैल्यू कितना होगी, ये निकालना है। बताइए। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझाना चाहता हूँ कि एंगल लेते समय हमें क्या सावधानी रखनी है। कितना पाई के टर्म से बता देना भले। एरिया पाई r स्क्वायर 4 पाई मीटर स्क्वायर, ये तो गया इसका एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता है, तो फाई कितना हो जाता है, ये कॉस पाई, कॉस थीटा, थीटा कितना है, थीटा 30 डिग्री है। देखो यहाँ पे थीटा 30 डिग्री लेते समय आप गलती करोगे, थीटा 30 डिग्री ना लेके कितना लेना पड़ेगा, बिल्कुल सही बताया 60 डिग्री लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो आपको 30 डिग्री तो ये इसके प्लेन के साथ एंगल बन रहा है वो है, पर अपन को कौन सा चाहिए, एरिया वेक्टर के साथ वाला ना। तो एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल है 60 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये एंगल पूरा 90 डिग्री है ना। तो आपका एरिया तो हो गया 4 पाई मीटर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, वो दे रखा है 4 न्यूटन पर गुलाम, ठीक है अच्छी बात है। अब फ्लक्स निकालना है तो क्या हो गया, ई ए कॉस थीटा, थीटा यहाँ पे रखोगे 60 डिग्री, नॉट की 30 डिग्री। यहाँ पे गड़बड़ होती है एंगल लेते समय, ये सावधानी आपको हमेशा बरतनी है। तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ होती है ना, कॉस 60 होता है हाफ। तो कितना आ जाएगा 8 पाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर गुलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर गुलाम, ये आंसर आ जाएगा 8 पाई आ जाएगा फ्लक्स का वैल्यू। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, ये ध्यान रखना है, 8 पाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर गुलाम। क्लियर, डाउट नहीं है, समझ में आई बात। तो ये गड़बड़ हम कर देते हैं जब अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। तो एंगल का थोड़ा सा अगर आपका ध्यान हटा कि एंगल कौन सा लेना है कितना लेना है, तो गड़बड़ हो जाएगी। ओके, नोट कर लीजिए इसको। देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक विशेष प्रकार की कुछ टर्मिनोलॉजीज है। अगर कोई चार्ज, कोई कंटिन्यूस बॉडी हो, पॉइंट बॉडी ना होके, कंटिन्यूस बॉडी का मतलब क्या, जो बड़ी लार्ज बॉडीज होती है, जैसे कोई प्लेन सरफेस हो गया, कोई सॉलिड स्फेयर हो गया, है ना। तो इस तरह की जो बॉडीज होती है, कोई एक लाइन हो गई, लाइन के ऊपर बहुत सारा चार्ज अगर रखा हुआ है, तो ऐसी बॉडीज होती है कंटिन्यूस बॉडीज कहलाती है। कोई लाइन के ऊपर चार्ज हो, या कोई सरफेस के ऊपर चार्ज हो, किसी वॉल्यूम में चार्ज हो। तो चार्ज 3 तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है वैसे, किसी लाइन के अलोंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, किसी सरफेस एरिया पे चार्ज
डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है और किसी वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो उसी के बेसिस पे तीन तरह की चार्ज डेंसिटीज पाई जाती है। डेंसिटी क्या होती है? जैसे मास डेंसिटी होती है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वैसे ही चार्ज डेंसिटी होगी चार्ज में किसी डायमेंशन का डिवाइड करेंगे। अगर चार्ज को आप लेंथ का डिवाइड कर दे तो मान लो कोई लाइन के अलोंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस लाइन की लेंथ का डिवाइड कर देते हो तो क्या आएगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगी। सरफेस एरिया का डिवाइड कर देते हो चार्ज में तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी। और अगर किसी वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और उस वॉल्यूम का डिवाइड कर देते हो टोटल चार्ज में तो क्या आएगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी तीन प्रकार की हमें मिलती है जब कोई कंटिन्यूस बॉडीज पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कंटिन्यूस बॉडीज, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कंटिन्यूस बॉडीज। कंटिन्यूस बॉडीज में लाइन होगा, सरफेस एरिया होगा और क्या होगा? वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका सिंबल होता है लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी का सिंबल क्या है? लैम्डा। ठीक है, अगर कोई लाइन के अलोंग, जैसे ये लाइन है, जैसे वायर वगैरह होता है ना, उस लाइन के अलोंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लो इस पे चार्ज 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 है ना, तो ऐसे केसेस में हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी की जरूरत पड़ती है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? मान लो ये लाइन जो है उस पूरी पे चार्ज Q है और उस पूरी का जो लेंथ है वो L है, तो लैम्डा जो होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी वो होता है चार्ज अपॉन लेंथ। क्या होता है? चार्ज अपॉन में लेंथ। अब चार्ज अपॉन में लेंथ अगर है तो जो टोटल चार्ज था उसमें टोटल लेंथ का डिवाइड कर दो, या फिर कोई छोटा सा टुकड़ा अगर ले लो, इसका छोटा सा टुकड़ा कोई DQ ले लिया मान लो। जब भी छोटा कोई चीज लिया जाता है फिजिक्स में तो उसको DQ DX इस तरह से इंडिकेट किया जाता है। तो इस छोटे से टुकड़े का कोई चार्ज हो गया मान लो DQ, और उस छोटे से टुकड़े की जो लेंथ हो गई वो क्या हो गई? कोई DL। तो DQ अपॉन DL के बराबर हो जाएगा। चार्ज में लेंथ का डिवाइड करते हो तो कौन सी डेंसिटी आती है? लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, बड़ा चार्ज अपॉन बड़ा लेंथ, या फिर छोटा चार्ज अपॉन छोटा लेंथ। ये क्या होता है? लैम्डा की वैल्यू होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। यूनिट क्या हो जाएगी? कूलाम पर मीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा? कूलाम पर मीटर इसका यूनिट हो जाएगा। समझ आई बात? तो पहली तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसको लैम्डा से नोट करते हैं। दूसरा है सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसका सिंबल होता है सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सिग्मा क्या होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा? जो भी सरफेस एरिया होगा, क्या सरफेस एरिया, उसमें हम किसका डिवाइड कर, सॉरी, जितना भी टोटल चार्ज होगा चार्ज में क्या करेंगे? सरफेस एरिया का डिवाइड कर देंगे। जो टोटल चार्ज है तो किसका डिवाइड कर देंगे? सरफेस एरिया का या फिर एरिया का, जो भी सरफेस का एरिया होगा उसका डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाता है? सिग्मा आ जाता है। ठीक है, मान लो इस तरह का कोई सरफेस है, तो सरफेस पूरे पे मान लो Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ए एरिया पे, तो चार्ज Q हो गया, एरिया A हो गया। या फिर हम छोटा सा टुकड़ा ले लें कोई, उस छोटे का टुकड़ा का चार्ज DQ हो गया, उस छोटे का से टुकड़े का एरिया कोई D हो गया। बड़ा चार्ज डिवाइडेड बाय बड़ा एरिया, या फिर छोटा चार्ज डिवाइडेड बाय छोटा एरिया, तो वो क्या हो जाएगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो जाएगा। यूनिट क्या हो जाएगी? ऊपर तो गुलाम, नीचे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। समझ में आई बात? जब भी कोई सरफेस एरिया है उस पर मान लो 10 गुलाम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसका एरिया है 2 मीटर स्क्वायर, कितना है? तो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? 10 गुलाम डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 5 गुलाम पर मीटर स्क्वायर, है ना? तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी रहती है। यूनिट एरिया में जो चार्ज होता है, यूनिट एरिया का चार्ज, वो क्या हो गया? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये हो गया यूनिट लेंथ का चार्ज।
हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज ऑफ यूनिट लेंथ या फिर चार्ज ऑफ यूनिट एरिया, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। फिर आता है तीसरा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये हो गया रो, इसको नाम देते हैं रो। जो मास डेंसिटी होती है उसका सिंबल भी रो होता है, इसका भी हो जाता है रो। रो क्या होगा, जो भी चार्ज होगा टोटल, जिस भी डेंसिटी, जितने भी वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है उस चार्ज में टोटल वॉल्यूम का डिवाइड कर देंगे, यानी कि चार्ज अपॉन वॉल्यूम। जैसे मान लो ये पूरा बड़ा सारा वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम में पूरा चार्ज फैला हुआ है अंदर ही अंदर, इसके टोटल चार्ज में टोटल वॉल्यूम का डिवाइड कर दो, या फिर इसके छोटे से चार्ज में उसके छोटे से वॉल्यूम डीवी का डिवाइड कर दो, तो डी क्यू अपॉन में डीवी। रो क्या हो जाता है, डी क्यू अपॉन डीवी, छोटा चार्ज अपॉन छोटा वॉल्यूम। यूनिट क्या हो जाएगी, गुलाम पर मीटर क्यूब। ऊपर चार्ज की यूनिट गुलाम हो गई, नीचे वॉल्यूम की यूनिट हो जाएगी मीटर क्यूब। समझ में आई बात। तो ये तीन तरह के चार्ज डेंसिटीज पाए जाते हैं, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम। बड़ा सिंपल सा है। लीनियर क्या, चार्ज अपॉन लेंथ, सरफेस क्या, चार्ज अपॉन एरिया, वॉल्यूम क्या, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, लैम्डा, सिग्मा एंड रो, तीन ये सिंबल भी ध्यान रखना, और ये तीनों तरह की चार्ज डेंसिटीज भी ध्यान में रखना। आगे न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन में ये काम आती है। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। यहाँ से आगे अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डाइपोल्स के बारे में, है ना। डाइपोल जो होता है, क्या होता है, उसके एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आती है, कैसे निकालते हैं, उसके डेरिवेशन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।